आज मैं सबसे पहले आप लोग को बता रहा हूँ डी ब्रोगली, क्योंकि इसके पहले आप लोग को मालूम होगा बेटे, मैंने बता दिया था आपको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करते हैं, वो सभी चीज हमने बता दिया था इसके पहले। क्वांटम नंबर कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर टू टाइप्स कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेनेबल, नॉन एक्सप्लेनेबल, नॉर्मल, सभी हमने फिनिश कर दिया था। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले डी ब्रोगली। इसके पहले टोटल क्लियर है और आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिया था, नियर अबाउट 200 ऑब्जेक्टिव के आसपास। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। आज मैं डी ब्रोगली बता रहा हूँ। डी ब्रोगली के बाद आप लोग सभी क्वेश्चन डी ब्रोगली का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली है क्या? डी ब्रोगली साहब जो साइंटिस्ट हैं वो सबसे पहले इसमें बताया कि डी ब्रोगली ने वेव एंड नेचर के बारे में, वेव एंड नेचर मीन्स पार्टिकल। ओके, तो डी ब्रोगली साहब ने इलेक्ट्रॉन के किस तरह से मूव करता है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव जो होगा दो तरह से मूव करेगा, वेव एंड पार्टिकल्स। वेव क्या होता है और पार्टिकल्स क्या होता है ये देखते हैं। हालांकि ये पूरा इक्वेशन को डी ब्रोगली ने खुद नहीं बनाया, वो दोनों इक्वेशन को चुरा करके बनाया है। तो देखते हैं कैसे वो प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डी ब्रोगली है क्या। तो डी ब्रोगली में हम लोग देखते हैं कि वेव एंड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टिकल है। तो पार्टिकल में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वेव एंड पार्टिकल नेचर। वेव एंड पार्टिकल नेचर, वेव एंड पार्टिकल नेचर बता रहा हूं आपको होता क्या है। इसमें एक इक्वेशन दिया, गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन क्या है? E = mc², आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं वेव नेचर, इसे बोलेंगे वेव नेचर। ओके, अब हम लोग जानते हैं E = hc/λ, E = hc/λ, इसको बोलेंगे पार्टिकल नेचर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसे बोलेंगे पार्टिकल नेचर, ठीक है। इस क्या करेंगे? बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा कि mc² = hc/λ, c से c कैंसिल हो गया, यानी mc = h/λ। ओके, यहां तक क्लियर है। तो hc = λ हो गया। देखते हैं सबसे पहले कि लैम्डा यहां से क्या हो जाएगा। तो लैम्डा हो जाएगा h/mc। ओके, h/mc। ये क्या हो गया आपका? वेव हो गया, वेवलेंथ हो गया, h प्लस कांस्टेंट हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर आप जानो कि c = क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि लैम्डा p क्या होता है? m × v, यानी लैम्डा क्या हो गया? h/p, ठीक है। तो लैम्डा h/p, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है बेटा 6.6 × 10⁻34 जूल/सेकंड। अगर अर्ग में लोगे तो 6.6 × 10⁻27 अर्ग्स। ध्यान रखना कि जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे तो पहले देख लेना कि यूनिट किस फॉर्म में है। अगर अर्ग में रहा तो अर्ग में लोगा और जूल में रहा तो जूल में लोगे आपको। यानी डी ब्रोगली साहब ने प्रूफ कर दिया क्या? ये वेव हो गया और ये p मींस पार्टिकल, दैट इज इसमें वेव के फॉर्म में चलेगा, पार्टिकल के फॉर्म में।
क्लियर? तो डी ब्रोगली साहब ने ये इक्वेशन को प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वेव फॉर्म में भी चलता है और पार्टिकल फॉर्म में भी चलता है। इसको आपको कैलकुलेट करने के लिए हमने सिखा दिया कि किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट है वो नोट करेंगे। ये पॉइंट क्या है जो देखेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन, ध्यान दें, डी ब्रोगली इक्वेशन applicable for मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन कहां पे एप्लीकेबल होगा? ये ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल के लिए होगा। माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर? ठीक है, मैं इसलिए नोट में बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना बेटे, जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे एक एक लाइन से ऑब्जेक्टिव रहेगा, देखना। मैं जितना बता रहा हूं आप एक एक लाइन से देखना, ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे आप किसी भी स्टडी मटेरियल को उठाकर बना लो। तो डी ब्रोगली इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं इसके क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इसका वेव क्या होता है, ये क्वेश्चन है आपका, नीट में भी आया हुआ है। तो वेव सबसे ज्यादा किसका होगा? वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का। उससे कम किसका होगा? प्रोटॉन का। उससे कम किसका होगा? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रखा हूं यहाँ पे बी में। CO2 है, NH3, SO3, इसमें पूछेगा तो वेव डेकोरेट करना है कि सबसे ज्यादा किसका, उससे कम किसका? तो सबसे ज्यादा किसका? NH3, CO2, SO3। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है इसी में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लिम्डा किसका ज्यादा? फोटॉन का, उससे कम इलेक्ट्रॉन का, देन आफ्टर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर डी ब्रोगली में इनकेस आता है तो ऑब्जेक्टिव में इस फॉर्म में आएगा। न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, वो तो कोई बात नहीं, आप उसको कर सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन आपको पीछे दे ही दिया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इसका, और एनसीईआरटी पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, देन आफ्टर एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। देखिए कितना मजा आएगा आपको। बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली इक्वेशंस, बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली। बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या, ये देखें। तो बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली इक्वेशन, इसमें न्यूक्लियस है। बोर्स थ्योरी में क्या करेंगे? रेडियस कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बेटे? रेडियस कैलकुलेट, रेडियस कैलकुलेट। रेडियस आपको मालूम है, ये निकालना होगा। यानी इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज, हो सकता है वो फर्स्ट ऑर्बिट हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसका रेडियस क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा सेकेंड कि
जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में वेव में चल रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए सिखाएंगे आपको। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव नेचर। डी ब्रॉगली वेव नेचर, ठीक है। तो डी ब्रॉगली वेव नेचर में क्या होता है कि इसमें रेडियस नॉट कैलकुलेटेड, रेडियस नॉट कैलकुलेटेड, क्लियर। तो मेरा कहना क्या था आप लोगों से कि डी ब्रॉगली बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन का रिलेशन बता रहा हूं आपको। तो इसमें रिलेशन में क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन डी ब्रॉगली वेव नेचर में कभी भी रेडियस को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वो वेव के फॉर्म में चल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटे कि mvr = nh/2π। आप लोग को बताया था पीछे क्वांटम नंबर में, क्या बताए थे? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय 2π, दैट इज कॉल्ड mvr = nh/2π। इसको हम लिख सकते हैं कि 2πr = nh/mv, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2πr = n लैम्डा, ठीक है। वेयर r 5 मालूम है आपको कांस्टेंट है, r रेडियस है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, लैम्डा क्या है? वेव नेचर है, वेव, ठीक है। तो n = यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेव, n जो है नंबर ऑफ वेव है, ध्यान रखना। लैम्डा क्या है? डी ब्रॉगली है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव लेंथ, क्लियर। तो न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे और इससे हम लोग रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो अब सबसे पहले आगे देखते हैं। तो लैम्डा इक्वल यहाँ पे क्या होगा? 2πr, लैम्डा इक्वल टू 2πr = 2πr/n, यस हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 2πr/n, r इक्वल टू रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, r क्या है? रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, ओके। तो किसी का भी निकाल लो, ठीक है ना। अब आइए मैं देखिए एक दो को निकाल करके दिखा दे रहा हूं आप लोगों को एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान देना है। बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस जब निकालते हैं तो क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n²। ये देखना n क्या है? ऑर्बिट, ठीक है ना। n क्या है? ऑर्बिट अपॉन z, z क्या है? एटॉमिक नंबर। इन केस क्वेश्चन का है, ठीक है, एल्युमिनियम, सोडियम, किसी का भी अगर एल्युमिनियम बोलेगा तो एल्युमिनियम का क्या रख लेंगे? एटॉमिक नंबर। और जितना ऑर्बिट का होल रखा है उतना ऑर्बिट रख लेंगे, सेकंड का होल रखा है तो सेकंड का, थर्ड का बोलेगा तो थर्ड का, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चन मेरा है कि फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है बेटा? n इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट 1, देखना ध्यान से, z इक्वल टू एटॉमिक नंबर 1, r क्या हो जाएगा? रेडियस, बोलो अभी बताया था 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी फॉर्मूला आप याद रखोगे कि बोर्स रेडियस जो होता है वो रेडियस, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा?
जनरल फॉर्मूला होगा आपका कि आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर। ओके, आर नॉट इंटू एन, ठीक है। आपको मालूम है एन क्या है, ऑर्बिट नंबर, अगर थर्ड का कहेगा तो थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, तो जिसका कहेगा आप लोग उसका निकाल लोगे। अभी पूरा कि आप कैलकुलेट आप लोग कर लोगे। ओके, अब यहां पर एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट क्या है, देखिए क्या, वी नो दैट, सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम लोग कि वी नो दैट एम डी आर इक्वल टू क्या होता है, एम डी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम डी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई बोस, ठीक है। ओके, एक सेकंड बेटे मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, चलिए कोई बात नहीं, प्यास लगी थी। देखिए क्या है, वी नो दैट एम डी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई बोस। तो देखिए यहाँ पे कि एम जहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी जहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, आर जहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ एन एटम, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एम वी इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 3h अपॉन 2 पाई। अगर थर्ड की बात करता हूं, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4, फिफ्थ के लिए 5, सिक्स के लिए 6, तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। थर्ड के लिए थर्ड, फोर्थ के लिए फोर्थ, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, सिक्स, जैसा कहेगा आप उसके अनुसार नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट कर लोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, तो देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी, हालांकि इससे क्वेश्चन जो बता रहा हूं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड उतना क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं आता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी है, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, mv²। ओके, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि mv² इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। mv² इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। इसको लिख सकते हैं कि v² इज इक्वल टू 2ke काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्या हो गया बेटे, m। और इसको लिख सकते हैं कि v इक्वल टू फाइनली क्या हो गया, बोलो, 2ke अपॉन m। ओके, तो क्वेश्चन यहां से आएगा तो आप कैलकुलेट कर लो। इस पे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। अभी बताया था, हम उसको लिख सकते हैं बेटे कि लेम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, ध्यान रखना यहां से पुट कर लेते हैं आप, ठीक है, क्योंकि n और अभी जस्ट निकाला v इज इक्वल टू दिस, यानी कि हम v के जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, अंडर रूट 2ke अपॉन क्या हो जाएगा, 2ke अपॉन। ओके, यानी हम क्या लिखेंगे, लेम्डा इज इक्वल टू h इंटू अंडर रूट m अपॉन m इंटू अंडर रूट 2ke। ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, और इस पे निवेदकर बनाएंगे। एनसीईआरटी में निवेदकर दिया हुआ ऑलरेडी, आप लोग बनाओगे एनसीईआरटी में निवेदकर्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इस फॉर्म में निकालेंगे, लेम्डा इक्वल टू h इंटू अंडर रूट m अपॉन m इंटू 2 इंटू
काइनेटिक एनर्जी, यानी लेमडा इज इक्वल टू, फाइनली एक टॉप बना दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी n। तीन फॉर्मूला बन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, अब इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्जन, याद रखना है इस पॉइंट को, सेकेंड वर्जन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, सेकेंड वर्जन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। यहां पर ये चीज याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कि m इंक्रीज होगा तो लेमडा क्या होगा बेटे, डिक्रीज होगा। ध्यान रखना, m इंक्रीज होगा तो लेमडा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन से प्रूफ हो जाएगा, आपको सम करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक कंसेप्ट और आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो क्या है कि रिलेटेड आपको एनसीईआरटी से नहीं है, तो इससे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा आईआईटी वगैरह में पूछता है, नीट में भी कम पूछता है। तो देखिए इसमें क्या है कंसेप्ट, इसमें है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ de Broglie wavelength। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ de Broglie wavelength, याद रखना, यहां पे बता दे रहा हूं, लेमडा इज इक्वल टू होगा h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी n। ओके, इसको इस फॉर्म में भी लिखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन, बोलो बेटे क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 16 इंटू 1 अपॉन 1800। यस, और लेमडा बेस जो होगा p का क्या हो गया, लेमडा अपॉन अंडर रूट 2 के e इंटू n। ध्यान रखना, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे किसी का भी। हमें उम्मीद है कि आप लोग कैलकुलेट कर ही लोगे। और अब मैं जब बताने जा रहा हूं इसके बाद लेमडा p इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं कि लेमडा p क्या हो जाएगा बेटे, h इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू e। लेमडा अल्फा का क्या होगा, h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 4 इंटू e। ऑब्जेक्टिव में काम देगा बस, तो आप याद कर लोगे, हमें उम्मीद है कि याद कर लोगे, तो क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी फाइनली आपसे पूछेगा तो आपका जवाब ये होना चाहिए, लेमडा वेव इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा, उससे कम p का, और इसका नियर अबाउट बेटे अल्फा का p से इक्वल होता है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव सीधा ही चॉइस में दिया रहेगा, आपको याद रहेगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का p का देना, और p और प्लस लेमडा दोनों का नियर अबाउट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें उम्मीद है आप लोग कर लोगे अच्छी तरह से। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। वो क्या है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखते हैं सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है। पहले तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितना भी अभी तक हमने डी ब्रोगली के बारे में बताया, ठीक है, आप ये जानिए सिंपल सा है, थोड़ा सा स्टोरी सुनिए। डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो वेव में है या पार्टिकल में, ठीक है। आप देखो ना,
कहीं आप यहाँ से बैठे बैठे कहीं पे मोबाइल लगा लेते हो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर। कभी आपने देखा कि ये जो इसमें फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो किस फॉर्म में हो रहा है, वेव में या पार्टिकल में? कभी देखा? इस बीच में बहुत सारा माउंटेन है, पहाड़ वगैरह है, तो यानी वहां पे क्या करता है, उस तरह से वो वेव के फॉर्म में चल रहा है। क्लियर? वो किस फॉर्म में चल रहा है? जनरली वेव के फॉर्म में, वेव में भी चल रहा है, पार्टिकल में भी चल रहा है, वेव में भी चल रहा है और पार्टिकल में चल रहा है। तो जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे कि वो वेव में चल रहा है या पार्टिकल में चल रहा है। ठीक है? एक क्वेश्चन यहां से पूछता है आपको कि डी ब्रोगली इक्वेशन में सबसे पहले वो कौन सा इक्वेशन चुराया था? तो आइंस्टीन का। एक इक्वेशन किसका लिया था? आइंस्टीन का। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है? इक्वल टू mc स्क्वायर, मालूम है? mc स्क्वायर और एक वेव नेचर वाला लिया प्लांक्स क्वांटम hc बाई लैम्डा, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स करके निकाल दिया, तो निकल गया। और वो जो निकाला उसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो अब इस तरह से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल ठीक है? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या, देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां देखना मैं कर दे रहा हूं सेव। ठीक है? तो इसमें बोर्स एटॉमिक मॉडल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप लोग पहले डी ब्रोगली का जितना इक्वेशंस है जो हमने बताया, वेव में, नेचर में, पार्टिकल्स में, और जो हमने अभी 6-7 इक्वेशंस अभी प्रूव किया था और बताया था, उस पे जितना भी न्यूमेरिकल्स है, मैं बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी में डी ब्रोगली इक्वेशन पे 4 न्यूमेरिकल्स है बेटे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे पहले बना करके, और जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो क्लियर कर लेंगे। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करूंगा उसमें स्टार्ट करूंगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, और कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर को इसमें फिनिश ही करूं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 35-40 मिनट्स का, लेकिन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके बेटे, ठीक है, थैंक यू, बाय।